कविता में कितना गद्य और गद्य में कितनी कविता। दरअसल ये बहुत पुरानी बहस है। पुराने आचार्यों ने कहा कि कवियों के लेखन की कसौटी गद्य है, और कई बार ये बहसें उठती रही। अगर हम आज हिंदी की तरफ देखते हैं, हिंदी साहित्य की तरफ, तो महाप्राण निराला ने राम की शक्ति पूजा, एक तरफ खूब छंद लिखे, छंदों में खूब प्रयोग किए, और दूसरी तरफ वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की पथ पर, भिक्षुक जैसी कविताएं भी लिखी। कल्पित जी का मैं अभी हाल ही में एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो ये कल्पित जी हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि है, हम सबके प्यारे हैं, अग्रज है। उनसे मेरा जो रिश्ता है, मुलाकात तो पहली बार है, वो मंगलेश दा की तरफ से जुड़ता है। तो उस्ताद है। अब उस्ताद कवियों की परंपरा लगभग खत्म होने जा रही है, अकादमिक कवियों की परंपराएं ज्यादा हो गई है। तो उनका एक स्टेटमेंट है जो संगत में उन्होंने अंजुम को दिया। उन्होंने कहा कि जिस कवि को छंद लिखना नहीं आता, उसको गद्य की कविता लिखने का भी हक नहीं है। ये उनका खुला स्टेटमेंट है। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मेरे दाहिनी तरफ बैठी हैं सुधा जी। आप ख्याति प्राप्त लेखिका हैं और आप गद्य की तरफ से हैं। और कल्पित जी का गीत भी है, हिंदनामा जैसी शराबी की सूक्तियों जैसी छंद भी है, और हिंदनामा जैसी महाकाव्यात्मक महाआख्यानात्मक किताब भी है। उसको आप टुकड़ों में भी पढ़ सकते हैं, उसको आप अलग अलग तरह से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कल्पित जी से ही शुरू करते हैं, बस ये न हो कि दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन मैं साबुत रहूंगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। दर्शक दीर्घा में मेरे बहुत अग्रज बैठे हुए हैं, जिनके उंगली पकड़ते हुए, जिनके चीज़ों को पढ़ते हुए, जिनको समझते हुए मैंने यात्राएं की। और मेरे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जो शोधार्थी साथी है वो बैठे हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। और मैं कल्पित जी से शुरू करता हूं। क्या कल्पित जी, ये जो एक तो विषय है कविता में कितना गद्य और गद्य में कितनी कविता, एक तो ये है, और क्योंकि आप कविता की तरफ से है, तो क्या ये वाकई सही बात है कि गद्य कवियों की कसौटी है? मैं दोनों की तरफ से हूँ। मशहूर कवि के रूप में कर दिया गया हूँ अधिक, लेकिन गद्य तो सचमुच कवियों का या कविता का निकष है। कोई भी भाषा केवल दो तरह से बरती जा सकती है, या तो गद्य में या पद्य में। तीसरा कोई तरीका भाषा में है ही नहीं। ये दो रास्ते हैं, या तो आप गद्य में लिखिए और या पद्य में लिखिए। प्रेमचंद ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा, क्योंकि हम रोजाना का अपना जीवन यापन गद्य में करते हैं। घर में हम बात करते हैं वो गद्य में करते हैं, सब्जी खरीदते हैं गद्य में खरीदते हैं। सारा जीवन व्यापार, और कहना चाहिए कि हिंदी कविता या हिंदी विषय को छोड़ दें तो बाकी सारी पढ़ाई भी गद्य में ही होती है। तो गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। और कविता या पद्य, ये तो दो हैं, कविता या गद्य जैसा भी है। वो मनुष्य के सोचने के उत्कर्ष की, उसके ऐश्वर्य की, उसकी उपलब्धियों की भाषा है। गद्य विस्तृत रूप में कहा जाता है, और कविता किसी प्रतीक में, किसी उपमा में, किसी चित्र में, किसी प्रतीकात्मक ढंग से कही जाती है। कविता को मैं जीवन का ऐश्वर्य कहता हूँ। अगर प्रेमचंद कहते हैं कि जीवन संग्राम की भाषा है गद्य, तो कविता जीवन का ऐश्वर्य है। वो तभी पढ़ता है अकेले में, जैसे कि कल भी मैंने कहा कि कविता की नैसर्गिक प्यास होती है हर व्यक्ति के मन में। आप अगर पद्य में घर में बात करेंगे तो आपको हंसी आएगी,
या आप बाजार में जाएंगे दवा मांगेंगे पद्य में तो वो हंसने लगे। ऐसा पारसी थिएटर में तो जरूर होता था कि वो पद्य में सारे डायलॉग भी पद्य में लिखे जाते थे। और पद्य का उपयोग इसलिए किया जाता था कि हमारे जितने शास्त्र हैं, कविता का ही नहीं सवाल है, पद्य कविता नहीं होता। पद्य तो एक शैली है कि आपने छंदोबद्ध कर दिया मतलब उसको। तो हमारे आयुर्वेद के सारे ग्रंथ वो छंदोबद्ध हैं, उसको वो कविता में नहीं है, वो छंदोबद्ध हैं। कविता दूसरी चीज है, उससे आगे की चीज है। आज का जो विषय रखा गया है कि कवियों का गद्य, कितना गद्य कितनी कविता, यही है। तो ये कवियों का गद्य जो मुहावरा है अनिल, ये हिंदी आलोचना का मुहावरा है। उन्होंने कहा कि कुछ विशिष्ट गद्य हो सकता है अगर कवि लिखेंगे तो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो कवि अच्छा ही लिखेगा। लेकिन पोएट्स प्रोज के बारे में कोई बात की गई हो अलग से कि ये पोएट्स प्रोज है, वो तो ठीक है कि किसी पोएट ने लिखा है, किसी मायाकोवस्की ने अपनी आत्मकथा लिखी है तो वो गद्य में लिखी है। लेकिन उसको हम कैटेगराइज ऐसे नहीं करते हैं कि पोएट्स प्रोज, उसका कोई पैमाना नहीं है कि कभी लिखेगा वही उत्कृष्ट गद्य होगा। इस मुहावरे में यह भी शामिल है कि जैसे कवि का गद्य कोई विशिष्ट गद्य है या वो कोई अलग से चमत्कार करेगा उसमें। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अल्मोड़ा में है तो शेखर जोशी की मैं चर्चा करूँ, उनकी ओलिया गांव कृति पर चर्चा की गई। यहाँ पर प्रतुल जी थे, उनके पुत्र थे, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने अपने गांव के संस्मरण लिखे हैं ओलिया गांव पर। 10 वर्ष की उम्र में शेखर जोशी अजमेर चले गए थे किसी उसके बाद। तो एक 10 साल के बच्चे की स्मृति कितनी गहरी, कितनी संवेदनशील, कितनी मानवीय और कितनी काव्यात्मक हो सकती है, वो कृति पढ़ करके जाना जा सकता है। क्योंकि वो ओलिया गांव उनके भीतर 80 साल तक बसा रहा। और अंत में जब कल बता रहे थे कि अंतिम समय में उन्होंने ये किताब लिखी, तो जैसे कि पूरी कविता, पूरा दृश्य, पूरा कुमाऊं उसमें उभर के आता है। यहाँ की संस्कृति पूरी की पूरी, उनकी जो कहानी है कोसी का घटवार, वो तो है ही पूरी काव्यात्मक कहानी है। उनका कविता संग्रह भी है और वो कवि खुद को मानते भी थे। लेकिन हिंदी में उनकी ख्याति कवि के बतौर नहीं है शेखर जोशी की उनको। लेकिन उनका गद्य, उनकी कहानी पढ़िए, वो ऐसा लगता है अनिल जैसे भाव से लिखी हुई कहानी है। वो एक गहरी प्रेम कथा है। तो ये कहना कि कवि का गद्य उत्कृष्ट होता है किसी गद्यकार के मुकाबले, ये आलोचना की धारणा ठीक नहीं है। बिना छंद जाने गद्य कविता लिखना अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने मन की, एक तो सोशल मीडिया ने अब ये फर्क मिटा दिया है। अब गांव ढाणी और दूर दराज की गांव की स्त्रियां, बच्चे अपने मन की व्यथा लिख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं जैसे कि हिंदी कविता का संकट है कि उसके पाठक नहीं है, समकालीन उसके। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने अपने छंदों को छोड़ दिया। जैसा कि निराला का जिक्र किया, तो मैं हर बार कहता हूं कि निराला ने छंद को तोड़ा, लेकिन जान करके तोड़ा। आप तो जानते ही नहीं है। समकालीन कवि तोड़ेंगे क्या? वो छंद उनकी तो मजबूरी है, वो छंद जानते नहीं है। तो किसी फोरम में जाओगे, कविता लिखना जाओगे, तो एक उसकी बेसिक ट्रेनिंग होगी कि नहीं? आप चित्रकला सीखते हैं, ये है सीधे ही आप अपने को व्यक्त करके और उसको कविता बनवाने की जिद करेंगे। एक उसका फॉर्मलाइजेशन, उसकी शैली, एक उसकी परंपरा, अपने पुराने छंद और अपने पुराने कवियों का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो आप कवि नहीं बन सकते, मेरा कहने का है। तो अब ये उन्होंने भिक्षुक लिखी, छंद को तोड़ा। निराला की महान कविताएं छंद में भी हैं और उनकी महान कविताएं मुक्त छंद में भी हैं, दोनों में हैं। तो ये जरूरत की बात है। कवि को कहाँ जरूरत है कि छंद में लिखना है, कहाँ जरूरत है कि तोड़ना है, ये उसकी अपनी जरूरत है। लेकिन आप जानते ही नहीं है तो तोड़ेंगे क्या? चित्रकार रंग भरना नहीं जानेगा, चित्रकार कैसे होगा? तो एक बेसिक उसकी छंद की होनी चाहिए। उसके बाद गद्य कविता लिखिए। आप अक्षमता मानता हूँ, इसीलिए मैंने ये कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी की तरफ जा रहा हूँ। लेखिका है, बेसिकली गद्य लिखती है, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि
जेम्स जॉयस की जो यूलिसेस थी और वर्जीनिया वुल्फ का, उसको ये माना जाता है कि इन्होंने गद्य और पद्य की जो सीमाएं हैं उससे बाहर जाकर काम किया। और हमारे वहाँ भी निर्मल वर्मा को लेकर के अक्सर ये बातें होती रही है कि उनका गद्य बहुत पोएटिक है। और क्योंकि आप लेखिका है तो आपका क्या इस पे नजरिया है, क्योंकि आप मूलतः आप गद्य लिखती हैं। कविता ऐसा कोई भी, शायद कोई भी हो कि उसे कविता ना पसंद आए, क्योंकि लयात्मकता, काव्यात्मकता हर एक को पसंद आती है। तो कोई गद्य भी लिखता है तो उसे कविता तो अच्छी लगती ही है। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम गद्य भी लिखते हैं, अगर हम प्रकृति का चित्रण करें क्या या किसी स्त्री का सौंदर्य का वर्णन करें, तो हमारी भाषा अपने आप अलंकृत और काव्यात्मक हो जाती है। तो जब गद्य में लयात्मकता आ सकती है, सौंदर्य आ सकता है, तो कविता में गद्य क्यों नहीं हो सकता। तो गद्य में कविताएं भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। और मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे यही देख रही हूँ कि वो जो छंद और जो हमने एक तुकबंदी जो हमने पहले से हमारे दिमागों में है, वो काफ़ी चेंज हो गई। मैं देखती हूँ कि वो उसमें कोई तुकबंदी भी कम होती है, वो लयात्मकता भी कम होती है, लेकिन वो कविता होती है। जब विचारों की हमारे अंदर आक्रामकता बढ़ती है, जब हम विचारों को, घटनाओं को बड़े विस्तृत रूप से बोलना चाहते हैं, तो हम गद्य लिखते हैं। और गद्य अगर हम किसी उपन्यास की समीक्षा करें, तो हम अगर वो 150 पेज का उपन्यास है तो हम उसके 4 पेज की समीक्षा कर देंगे या 8 पेज की कर देंगे। लेकिन अगर हम 10 पंक्तियों की कविता की समीक्षा करते हैं तो उसकी 2 पेज की समीक्षा हो जाएगी, क्योंकि उसका जो अर्थ है वो अलग होता है और बड़ा विस्तृत होता है। तो जब हमारे विचारों की आक्रामकता बढ़ती है तो हम गद्य लिखते हैं, भावनाओं को हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो कविता जन्म लेती है। तो कविता में जो है वो भावनात्मक पक्ष स्ट्रांग रहता है और गद्य में विचार, घटना, ये सब स्ट्रांग रहती हैं ज़्यादा। इसको आगे बढ़ाएं कि एक कविता है, कवि एक ही भाषा में बात करता है, बच्चे से, घुसपैठिए से, धर्मगुरु से, राजनीति से, पुलिस वालों से। बच्चा मुस्कुराता है, घुसपैठिए को लगता है उसका मखौल बना रहा है, राजनीतिक अपमानित महसूस होता है, पुलिस वाला कमर कसने लगता है, शर्मिंदा कभी क्षमा मांगता है और अपनी गलती फिर दोहराता है। ये जो कविता है ये तदेउस रूजेविच की कविता है, कवि की भाषा को लेकर के। तो मैंने कहा इसका संदर्भ लिया जाए। जब हम कविता, कितनी कविता और कितनी गद्य की बात करते हैं, तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं, आकाशदीप जैसी जो कहानियां हैं, या रेणु की जो कहानियां हैं, तीसरी कसम, और अभी अभी शेखर जी की कहानी का जिक्र हुआ, और निर्मल वर्मा तो खैर वही कर ही देते हैं, मतलब एक तरह से वो आप स्थापित है। लेकिन मुख सरोवर के हंस शैलेश मटियानी का एक उपन्यास है। कई बार जो हमारे लेखक है उन्होंने जो मुख सरोवर का हंस उपन्यास है उसकी शैली बहुत काव्यमय है। वो जिस लोक शैली में लिखा गया वो जागर की एक शैली है, वो बेसिकली गायन की शैली है। तो जब उस शैली को अपना करके कवि ने उस उपन्यास को लिखा है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक लंबी कविता लिख रहे हैं। तो संभव है कि कई बार जब कोई उपन्यासकार या गद्य लेखक अपने संदर्भों को इस तरह से उठाता है, जैसे कि अगर हम कोसी के घटवार की शिनाख्त करते हैं तो पहाड़ी परिवेश में नदी आर और नदी पार के जो गीत है, जो संवाद है, उसकी लयात्मकता को समझ पाते हैं, मतलब वो एक परिवेश के आधार पर। तो उस जो वो रिदम है, जो वो ध्वनि है, जो संगीत है, जो लयात्मकता है, उस कहानी के छज्जर झिज्जर में वो हमको दिखती है। कितना असर पड़ता है परिवेश का, परिवेश की लय का, परिवेश
कवि और लेखक के जीवन में और खासकर लय में? बहुत सारे लेखकों के नाम गिनवाए, जिनके काव्यात्मक गद्य की आपने प्रशंसा की, उनमें कोई भी कवि नहीं है। रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु खुद को, उनका पहला कहानी संग्रह आया तो उसमें वो खुद को कथा गायक कहते हैं, कथाकार नहीं कहते हैं। तो उनकी कहानियों में संगीत, लोक संगीत, लोक जीवन और लयात्मकता और वो ध्वनियाँ, वो अल्मोड़ा में रहते अगर रेणु, तो यहाँ की ध्वनियाँ अलग हैं जो उस धरती की, लेकिन उसको शब्दों में पिरोना, तो वो सब एक काव्यात्मक गद्य के रूप में ही, मतलब रेणु की प्रतिष्ठा हिंदी में है, उनके मैला आंचल की और उनकी कहानियों की भी। और निर्मल वर्मा तो जाने ही जाते अपने एक पोएट्री गद्य के लिए, सारी चीज़ें। आपने शैलेश मटियानी का जिक्र किया, शेखर जोशी का जिक्र किया, तो ऐसी तो कविता, देखिए कि कविता तो एक तत्व है, मतलब कोई भी कलाकृति दुनिया की कविता हो जाना चाहती है। कोई दुनिया की श्रेष्ठ पेंटिंग है तो उसको कहा जाएगा पोएट्री, मतलब वो पोएट्री में बदल गई। बहुत सारे कवियों ने यूरोप में सिनेमा बनाया और उसमें पोएट्री को उन्होंने यूज किया, किस तरह से किया। तो पोएट्री हो जाना तो हर कलाकृति का, हर उपन्यास का। अब गोदान को क्या कहा जाता है कि किसान जीवन का महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठा है। ये काव्य क्या है, ये महाकाव्यात्मकता क्या है? महाकाव्यात्मकता पे केवल कवियों का ही हक नहीं है, गद्यकारों का भी उतना ही हक है। गद्य तो जीवन की भाषा है। और सही कहा सुधा जी ने कि हमें विस्तृत ढंग से जब बात करनी होती है तो हमें गद्य में ही करते हैं। पिता का हो जाना ही अमूर्त हो जाना है कि उसके अगर 10-20 अर्थ तो निकलने ही चाहिए। गद्य को हम सेटल कर सकते हैं कि भाई इसका एक अर्थ है, ये एक चित्र बन रहा है, इससे बना दिया, लेकिन कविता होते ही वो संदिग्ध हो जाती है, संदिग्ध। तो गद्य एक मतलब जीवन चलाने की जो भाषा है, और गद्य से ही मतलब ये दुनिया चल रही है। पोएट्री तो जब गद्य से हमें अवकाश मिलता है तब हम कविता, हालांकि एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल कविता और गद्य का भेद मिटता जा रहा है। और जो महान लोग हो जाते हैं ना, अब खलील जिब्रान गद्यकार थे या कवि थे, कालिदास नाटककार थे कि कवि थे, शेक्सपियर कवि थे कि नाटककार थे, ये फर्क मिट जाता है। अंत में तो वाक्य बचते हैं आपके कि कोई बात कही है आपने, वो छंद में कही हो। एक बार क्या हुआ कि बुद्ध के यहाँ 2 ब्राह्मण किशोर पहुंच गए। उनको छंद का बहुत ज्ञान था, बचपन से ही वो छंद लिखना उनको सिखाया गया था। तो उन्होंने बुद्ध से अनुरोध किया कि आपके इतने अमूल्य संदेश जो हैं वो विकृत हो जाएंगे, हम उन्हें छंद में बांध देते हैं अगर आप आज्ञा दो तो। तब बुद्ध ने उन दोनों भाइयों को भगा दिया ये कह के कि तुम तो मेरे संदेश को रूढ़ कर दोगे छंद में बांध करके। जो मेरे संदेश एक से दूसरे आदमी में गद्य में प्रवाहित होंगे, या मेरी बात जो जाएगी तो वो बात विकृत नहीं होगी, चाहे उसका स्वरूप बदल जाए कहने में। तो सुधा जी, जब आप अपनी कहानियां लिखती हैं तो आप उसे, जैसा कि जीवन की भाषा है, रोजमर्रा की गद्य, कल्पित जी ने कहा, आप उसे गद्य की तरह लिखती है या कभी कभी कविताएं भी सोच लेती है लिखने के बीच? अगर आपका मतलब कविता से छंद और लयात्मक वाली कविताएं हैं, छंद तुकबंदी वाली, तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ गद्य में लयात्मकता आती है जब हम किसी चीज़ का, किसी विशेष, इवन अगर हम कुछ सोच हमारे अंदर है, किसी चीज़ का हम वर्णन करना चाहते हैं, तो कभी कभी कविता वहाँ पर भी आ जाती है, ताकि वो जो कहानी की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है उससे। मैंने कहीं पर पढ़ा था ये कि जब लेखक अपनी रचनात्मकता से उबता है तो वो गद्य कविता का सृजन करता है। अब ये कितना सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गद्य कविता बिल्कुल जीवन का अंग है। और मेरे ख्याल से
अब जो कविताएं लिखी जा रही हैं, क्योंकि उनमें भी घटनाएं आती हैं, राजनीति की तरफ आक्रोश आता है, विचारों की अधिकता बढ़ रही है, या किसी भी विचार को हम आक्रामकता से जब पेश करते हैं तो हम गद्य कविता के रूप में उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर, विकेश निझावन जी अगर कोई जानते होंगे तो विकेश निझावन जी धर्मयुग के टाइम के राइटर हैं और पुष्पगंधा के संपादक भी हैं। तो उनकी कविता आजकल बड़ी वायरल हो रही है। कविता बहुत लंबी है, मैं कुछ लाइनें यहाँ पर पढ़ूंगी। यकीन मानो रात में मैंने धरती को उल्टा घूमते देखा, यह उल्टी घूमे इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कभी यह रुक भी गई तब भी क्या जाएगा तुम्हारा। रात के पहर में रुकी तो रोशनी का इंतजाम तुमने कर ही लिया है, दिन में रुकी तो खिड़कियों पर पर्दे लटकाना भी तुम्हें आ ही गया है। चांद भी रात में हंस रहा था, दुल्हन के माथे की चमकीली बिंदी सा जगमगा रहा था। धीरे धीरे वह भी पलट गया, बेवा की टूटी चूड़ी की तरह आसमान में लटक गया। उसका रुदन भी मैंने सुना, वह क्रंदन कर रहा था। बार बार अपने जिस्म के कटते हिस्से देख आखिर आत्महत्या के लिए समुद्र में कूद गया। ये गद्य रूप में ही है, इसे हम गद्य की तरह सीधे सीधे भी पढ़ सकते हैं। अगर ये उपन्यास के बीच में हो तो ये गद्य है, लेकिन क्योंकि ये कविता की तरह वायरल हुई है तो ये कविता है, तो गद्य कविता है। अब इंसान इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि कि भाई इतना तटस्थ हो गया है कोई भी इंसान, हम लोग इतने तटस्थ हो गए, चाहे वो प्रकृति है, चाहे कोई घटना है, रेप की घटनाएं हैं या कोई भी घटना है, राजनीति में है, तो इतना तटस्थ हो गया कि उसने अपना इंतजाम कर लिया, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उस सीमा तक जब कि पृथ्वी भी उल्टी घूम जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका गद्य कविता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। लेकिन जब हम गद्य लिखते हैं तो हम सीधे सीधे जो लिखा जा रहा है वही अर्थ होगा। कल्पित जी की तरफ जाता हूं, थोड़ा सा छंद की तरफ लौटते हुए। छंद पर आरोप है तुकबंदी के, छंद पर आरोप है एकास्मिकता के, मोनोलिथिक होने के। एक रीतिकालीन कवि है जिनका नाम है ठाकुर, कि ढेल सो बनायो आयो मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। या फिर लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मोरे कवित बनावत। एक तरफ ये है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं अपने संदर्भ में, क्योंकि ये एक सीधी बात है कि जैसे छंद मुक्त कविताओं के लिए ये कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारा मतलब कविता नहीं है, वैसे ही जो है रीतिकाल से ही ये, या रीति मुक्त कवियों पर भी ये कवि खुद अपने समय के कवियों के लिए कह रहे हैं कि ये सभा के बीच जो है ढेला सा बनाकर ला रहे हैं और मार दे रहे हैं उसको। पहली बात तो ये कि खराब कविता छंद में भी लिखी जा सकती है और उत्कृष्ट कविता भी छंद में लिखी जा सकती है। इसका वाइस वर्सा कीजिए कि खराब कविता गद्य कविता जैसी समकालीन कविता की एक शैली हमने बना दी है, उसमें भी लिखी जाती हैं, लिखी जा रही हैं, और बड़ी उत्कृष्ट कविताएं भी लिखी जा रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो फॉर्म पे बहस कर रहे हैं पिछले 100 साल से या 50 साल से कि कविता का कैसी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी कविता का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने हमारे सारे जितने भी छंद थे वो छोड़ दिए हमारी कविता में। कविता को हमने जैसी विदेशी कविताओं का जो अनुवाद आया, और आश्चर्य की बात ये है कि विश्व के जिन मायकोवस्की का, ब्रेख्ट का, पाब्लो नेरूदा की कविताओं का जो अनुवाद हिंदी में किए गए वो भी गद्य कविता में किए गए, जो वहाँ की लिरिकल छंदों में लिखे गए थे, मतलब सारी चीज़ें। तो अचानक से आप अपने पाठकों को पूरा काट देना, मतलब पूरी की दोहा छंद जैसा छोड़ दिया आपने। हर भाषा का, अनिल जी, एक की जातीय छंद होता है, सुधा जी, दोहा।
हमारा हिंदी भाषा का जातीय छंद में दोहा होता है हमारा, जैसे उर्दू का या फारसी का गज़ल होता है, सोनेट होता है अंग्रेजी का, हाइकू होता है जापानी का, उनके जातीय छंद हैं ये। तो हमने अच्छा जिस छंद को 8वीं शताब्दी से सरहप्पा से शुरू हुआ, वो गोरख तक आया, कबीर तक आया, बिहारी ने उससे श्रृंगारिक मतलब काम लिया, और फिर नागार्जुन तक आया जो हमारे समकालीन कवि थे। उन्होंने उसका दोहा छंद का उन्होंने राजनीतिक उपयोग किया। जब इमरजेंसी लगी तब उन्होंने ये दोहा कहा कि जली शाख पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये दोहा छंद में लिखा उन्होंने, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी के हमारे कवियों ने वो छंद जानते नहीं है। मतलब हमारा जो ये छंद है दोहा, आजकल उर्दू भाषा में बड़ा पॉपुलर है ये, और उर्दू के सारे जितने बड़े कवि आप समझते हैं सब दोहा लिखते हैं, चाहे वो निदा फाजली हों, चाहे वो आली हों, जितने भी हैं मतलब सारे के सारे। तो हमारे ये छंद को मतलब वो बरत रहे हैं और उसमें बड़ा काम कर रहे हैं, और हमने दोहा छंद को छोड़ दिया। वामन ने 12वीं शताब्दी में कह दिया था कि कविता गद्यम पद्यम च, कविता गद्य में पद्य में किसी में भी हो सकती है। अरे भाई, आपके आचार्य शास्त्रज्ञ ने 11वीं 12वीं शताब्दी में जिस बात का फैसला कर दिया था, जिस बहस का, हम आज ये फैसला कर रहे हैं कि भाई छंद में लिखेगा वो पिछड़ा हुआ कवि होगा, ये है। तो इस तरह से उसको कविता से दूर किया गया। लेकिन इन दिनों टैबू टूट रहा है और युवा लोग भी छंद की तरफ लौट रहे हैं। छंद में भी बड़ा काम किया जा सकता। हमारे बहुत सारे सवैया है, छंद है, दूसरे हैं, गीत, तरह तरह के हमारे छंद हैं, वो रिवाइव हों पूरे के पूरे, हमारी कविता रिवाइव हो, कविता फिर से पाठक प्रिय बन सके। तो उसके लिए हमें हमारी शैलियों के पास, हमारी जड़ों के पास, हमारी ज़मीन के पास और हमारे रूट्स के पास जाना पड़ेगा, तभी हम कोई बड़ी कविता पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही ठीक बात आपने कि दोहा हिंदी का जातीय छंद है, आपने यही संगत में भी आपने इसको दोहराया। और ये बहस बहुत पुरानी है और अभी जो दिख रहा है उसमें टूटता हुआ दिख रहा है। लोग गद्य और पद्य की निरा शास्त्रीय परंपराओं और आलोचना की एकेडमिक संदर्भों से बाहर निकल करके रच रहे हैं। जैसे मृत्युंजय बहुत अच्छी हमारी पीढ़ी में छंद रच रहे हैं। संदीप तिवारी रेल की बात, रवि प्रसाद, हाँ, ये सब लिख ही रहे हैं। तो एक नया माहौल दिख रहा है। अब ये आग्रह टूट रहे हैं। दरअसल वो आग्रह वैचारिक आग्रह भी थे, पार्टी आग्रह भी थे, कई बार वो प्रचार वाला मामला भी था। और अच्छा ही है, ये टैबू टूटने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा ये पूरा सेशन था ये बहुत तकनीकी सेशन है, विश्वविद्यालय जैसा तकनीकी। और इस पे तो छंद वंद पे बात करना, क्योंकि लोगों को ये बहुत टिपिकल लगता है, लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि ये बहुत टफ है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि जिस तरह का इस पूरे उसको बना दिया गया छंदों को लेकर के, जिस तरह के एक तरह का जो आचार्य परंपरा बना दी गई, उसका भी एक माहौल हो सकता है। उसकी पीड़ा भी इसमें है, उसका दमन भी इसमें है। आज के समय में जैसे हमारे हिंदी कविताओं में परंपरा रही है कविताओं में कथा कहने की, तो आज के समय में कथा किस तरह से आती है कविता में, और क्या कथा के जो तत्व हैं क्या वो कविता में आना जरूरी है? मतलब सारे तत्व, क्या सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से भी कथाएं कही जाती हैं कविता में, या फिर सभी तत्वों का समाहित होना जरूरी होता है कविता में कहानी कहने की? कवि को खोजना पड़ता है कि उसकी शैली क्या है। अब हमारे हिंदी में विष्णु खरे हैं, वो तो सीधा गद्य में बात करते हैं पूरा का पूरा, अभिधा में पूरी कविता संभव कर देते हैं। ये तो कवि को खोजना पड़ेगा कि खुद वो किस शैली में पारंगत होना चाहते हैं। कथा जरूरी नहीं है कविता में, लेकिन उसकी कोई मनाही भी नहीं है कि आप कविता में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। बल्कि मेरा तो कहना है कि अगर कविता को बचाना है तो उसमें लोक रंग और हमारी लोक कथाएं सभी समाहित होनी चाहिए। जीवन व्यापार तो होना ही चाहिए। ये जो दौर है, जो नया दौर है, गद्य और कविता का फर्क लगभग मिट चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं उसको पोएट्रिक ढंग से, उसको सघन ढंग से भाषा को बरत रहे हैं तो कविता और सघन हो जाती है, गद्य थोड़ा और विस्तृत हो जाता है। काम एक ही है दोनों का, संवेदना दोनों में रहती है, इसीलिए कोई फर्क नहीं है।
ये सहोदर है, मतलब गद्य और पद्य, मतलब एक दूसरे के बिना मतलब आगे एक कदम नहीं बढ़ा सकते आप। तो शैली तो आपको, अगर कविता में आगे आपको आगे बढ़ना है या वो है, तो आपके अनुकूल क्या है, आप प्रतीकों में लिखना चाहती हैं या आप किसी पुरानी शैली को नए ढंग से, आधुनिक ढंग से बरत सकती हैं, ये तो आपको अपने भीतर झांक कर ही खोजना होगा।